सभी लोग बताइएगा, डायग्राम सभी लोगों को दिख रहा है? सभी लोगों को डायग्राम दिख रहा यस, है? दिख रहा है सर। ठीक है। तो सबसे पहला डायग्राम जो है वो आपके लाइफ प्रोसेस से है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायग्राम आप कितना अच्छा बना है, इससे ज़्यादा डिपेंड इस बात पे करता है कि डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं। आपने फोटोसिंथेसिस रीजन पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई जो हमारी मीजोफिल सेल होती है, मीजोफिल सेल हमारी जस्ट हमारे एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होती है। तो ये हमारी मीजोफिल सेल होती है। नॉर्मल प्लांट के अंदर मीजोफिल सेल में ही क्या होते हैं, हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे राउंड शेप के, ये क्या है हमारे, ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, वहीं पे आपको गार्ड सेल्स या फिर स्टोमेटा देखने को मिलती है। और ये जो स्टोमेटा या गार्ड सेल होती है, ये जनरली हमारी लीफ के निचले वाले सरफेस की तरफ होती है। ऊपर जो एकदम सपाट सरफेस होता है ना, प्लेन एकदम से, वहाँ नहीं देखने को मिलेंगी ज़्यादा। मतलब कुछ कुछ लीफ में उसमें भी देख ऊपर भी देखने को मिलती है, बट मैक्सिममली अगर हम लोग जब ज़्यादा स्टोमेटा की बात करते हैं तो वो आपको नीचे साइड में जो है वो देखने को जनरली मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग उसको मेंशन जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम। अब इसमें क्या है, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट वाला प्लेस अब क्या करेगा कि डायग्राम जब एग्जाम में देगा तो यहाँ पे ए लिख देगा, और ए लिख के तुमसे बोलेगा कि हमको बताइए भाई ये ए वाला डायग्राम में क्या चीज़ बता रहा है। एयर सैक्स लिख देगा, इसकी जगह बी लिख देगा, गार्ड सेल की जगह सी लिख देगा। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैक्सी क्यूटिकल जो होता है वो हमारे लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम होता है कि वाटर जो है वो यहाँ पे पेनेट्रेट ना करने पाए, वाटर यहाँ पे ठहरने ना पाए। क्योंकि अगर वाटर यहाँ पे ठहरेगा तो गैस एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम आएंगी। साथ में बहुत सारे वाटर के अंदर बहुत सारे पैथोजेंस भी होते हैं जो हमारे प्लांट को हार्म करवा सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आता है। तो इसमें बेटा ये देखिए, ये हमारी जो पूरी की पूरी जो सिस्टम होता है, ये हमारा वेस्कुलर बंडल होता है, जिसको जनरली हम लोग जाइलम ऑफ फ्लोएम के नाम से जानते हैं। तो इसी जो भी लीफ हमारा जो भी फोटोसिंथेसिस वगैरह करता है, वो सारी चीज़ इसी से होते हुए जाइलम ऑफ फ्लोएम मतलब हमारे स्टेम से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। इसीलिए जब हम लोग पत्ती को तोड़ते हैं तो यहाँ पे एक दरार पड़ जाता है, एक स्कार पड़ जाता है, क्योंकि लीफ का जो अंदर का पोर्शन होता है वो हमारे स्टेम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो एक आपका ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेगा। दूसरा डायग्राम ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसके नाम को याद रखिएगा। गार्ड सेल जो होती है, गार्ड सेल जनरली वो रीजन होता है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, तो गार्ड सेल को आपको ध्यान में रखना है कि अब आप इसमें सब्सिडियरी सेल एक होती है, सब्सिडियरी सेल को इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडियरी सेल। एक मिनट को ये आ रहा है, रुको तो। आ रहे कि जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। हाँ ठीक तो है, आके फिर भाग जा रहे हैं लग रहा है, ऐसा कुछ। चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपको गार्ड सेल को मेंशन कर देना है। सबसे पहली चीज़, गार्ड सेल हमारी जो होती है, गार्ड सेल के स्वेलिंग होने से, अगर गार्ड सेल स्वेल होती है, अरे यार ये तो बीच बीच में बच्चे आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट भी करना है। एक ही बार में क्यों नहीं आ जाते बेटा लोग। दिव्यांशी, ठीक है। और अपने दोस्तों दोस्तों को जिसको जिसको बुलाना है आप लोग बुला लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें, दोस्तों दोस्तों बुलाना बुलाना है, आप लोग बुला लीजिए। और जो है, हाँ लोग आ रहे हैं धीरे धीरे जो है। चलो ठीक है, चलिए। तो जो हमारी गार्ड सेल होती है बेटा, गार्ड सेल के अंदर आपको सबको डायग्राम दिख रहा है, एकदम क्लियर है ना? डायग्राम दिख रहा है बेटा? यस सर, दिख रहा हाँ, है। तो हमारी जो गार्ड सेल होती है वो जनरली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है, ये आप बता सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पास में भी क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद होता है। वहीं पे जब आपकी गार्ड सेल स्वेल होती है, और हमेशा याद रखिए गार्ड सेल की जो ये वाली वॉल होती है ये हमेशा बेटा थिक होती है। ये कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, और जो इधर वाली वॉल होती है, ये वाली वॉल, ये हमेशा थिन होती है। तो हमेशा जब इधर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर, इसमें कौन सा प्रेशर काम करता है, टर्गर प्रेशर काम करता है। याद रखिएगा, जब किसी भी सेल को अंदर से प्रेशर लगाया जाता है उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो हमारी जो है स्टोमेटा ओपन हो जाती है, और जब यही चीज़, और कब होगा, जब इसके अंदर वाटर वगैरह फिल होगा, गैसेज वगैरह फिल होगी, तो ये अक्सर क्या हो जाते हैं कि ये स्वेलअप कर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से डायग्राम क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो नंबर वन, इसमें गार्ड सेल है, दोनों जो बीन शेप के हैं वो गार्ड सेल है। फिर इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट भी मेंशन देखने को मिलेगा। डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा, पहचानने में ग्रीन कलर का है तो यहाँ पे आप आराम से पहचान लोगे, लेकिन चूंकि वो डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में होगा तो आप उसको नहीं पहचान पाओगे। इसलिए आप नाम वाली जगह को, नेमिंग को बहुत ही ज़्यादा स्पेशली देखेंगे। ठीक है, अगला ये वाला डायग्राम 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है
कि जो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जनरली जो हमारा अमीबा होता है, जब हमारा अमीबा होता है वो न्यूट्रिशन को कैसे टेकअप करता है, तो अमीबा को न्यूट्रिशन को टेकअप करने के लिए अमीबा के पास में होते हैं स्यूडोपोडिया। वाई द नेम स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया इसलिए होता है क्योंकि भाई इसका ये अमीबा के अंदर चलने का भी काम करता है, फॉर लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में भी यूज़ में आता है, और साथ में लोकोमोशन के साथ में ये जो होता है वो हमारा फूड वगैरह को कैप्चर करने में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे स्यूडोपोडिया का होता है। ठीक है, फूड कैप्चर करता है और वहाँ पे ये फूड वैक्यूल बना लेता है बेटा। तो याद रखिएगा इस एरिया को जो हम लोग कहते हैं वो फूड वैक्यूल कहते हैं, और इसके अंदर जो फूड होता है उसको हम लोग फूड पार्टिकल कहते हैं। बताने की जरूरत नहीं, फूड वैक्यूल को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फूड पार्टिकल आया, जैसे इसके स्यूडोपोडिया से टच किया, स्यूडोपोडिया अंदर की तरफ इन्वेजिनेट किया और उसके अंदर फूड पार्टिकल्स आ गया, और फूड पार्टिकल के आने के बाद उसने फूड वैक्यूल करके उसने इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इसको आप लोग स्टेप्स होगा, इंजेक्शंस वगैरह वो सब देख लीजिएगा, दैट्स इट। ये भी डायग्राम आपका 100% आता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब ये तो मतलब महा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये वाला डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब याद रखिएगा कि इन तीनों प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस तुमको एग्जाम में मिलनी है। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सस्ते में नंबर आपको दिला देता है। बस तुम्हें क्या करना है कि इस पूरे चार्ट को पढ़ लेना। जैसा कि मैंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर, जिनके भी पास सेल है, उनके अंदर ये वाली इतनी पाथवे चलनी है। ये पाथवे चलेगी। ग्लूकोज 6 कार्बन से पायरुवेट बनेगी, बिकॉज इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में होती है। और तुमको पता है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ना बेटा, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो हमें हर एक सेल के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वो जरूरी नहीं देख सकते। रुक जाओ, देखे कोई और भी आ गए हैं। हाँ, आदित्य आया। ठीक है, तो लेकिन याद रखिएगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जैसे मैंने कहा आपको कि ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट वायरस की बात हम छोड़ देंगे। वायरस में साइटोप्लाज्म आप नहीं पाएंगे, वायरस में सेल भी नहीं है खुद के। ठीक है, लेकिन नो डाउट जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर तुमको ये देखने को मिलेगा। लेकिन अब इसके बाद की जो प्रोसेस है उसके लिए हमें ज़रूरत, उसके लिए डिपेंडेंस करता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये वाली साइकिल पढ़िएगा बेटा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया यस, माइटोकॉन्ड्रिया यस लगने का मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म करेगा। और जब माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म करेगा बेटा, तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारा क्या है वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगा। ठीक है, एक मिनट रुको, तो कोई और आया है क्या भाई? यार ये लोग आ के जा क्यों रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा क्या रहा है ये। एक तो जब डिस्प्ले ऐसे सामने खुला होता तो नहीं समझ में आता है ना चीज़ें। हाँ चलो, तो इसी तरीके से याद रखना कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी भाई अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम नहीं। यहाँ पे ये किसके अंदर देखने को मिलता है? ईस्ट के अंदर। ईस्ट एक तरह का फंगी है। क्या है? फंगी है। और फंगी ही नहीं है बेटा, ये यूनिसेल्युलर भी है। क्या है? यूनिसेल्युलर भी है। इसके अंदर आप एक रिप्रोडक्शन पढ़ते हो जिसका नाम है बडिंग। क्या नाम है बेटा? बडिंग। तो ये तीनों चीज़ें भी आप ईस्ट के अंदर याद रखिएगा। ठीक है, ईस्ट का ही इस्तेमाल जो है वो हम लोग जनरली वाइन्स वगैरह, सिरका वगैरह बनाने में करते हैं, जहाँ पे ईस्ट जब अपने ग्लूकोज का डाइजेशन करता है, कंप्लीट करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसका जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एथेनॉल। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, उसका प्रोडक्ट बोलेंगे। वो जो प्रोडक्ट बनता है वो एथेनॉल बनता है। और वो कितने कार्बन का होता है बेटा? 2 कार्बन का होता है। याद रखिएगा, पायरुवेट कितने कार्बन का है? 3। ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6। तो एक ग्लूकोज के टूटने से हमें कितने पायरुवेट मिलेंगे? 2 पायरुवेट मिलेंगे। ठीक है, तो एथेनॉल इसी तरीके से 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। साथ में इसमें भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और इसमें भी आपको एनर्जी मतलब एटीपी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें सफिशिएंट एनर्जी ईस्ट के लिए होगा, बिकॉज ईस्ट यूनिसेलुलर है, तो इसके लिए एनर्जी की हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसके लिए एनर्जी इनफ है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाले से कंपेयर करेंगे तो हमेशा आप याद रखिएगा कि एरोबिक के अंदर, ये कौन सा? ये आपका एरोबिक है। तो एरोबिक के अंदर आपको ज़्यादा जो है वो एनर्जी देखने को मिलती है। तो क्योंकि ये प्रोसेस पूरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म हो रही, तो इसमें आपको 30+ एटीपी का बेनिफिट देखने को मिलता है। तीसरा वाला केस जो है बेटा, ये आपको एरोबिक, एनारोबिक या फिर आपको ऐसे कंडीशन में देखने को मिलेगा जिस कंडीशन में ऑक्सीजन लेने वाला तो ऑर्गेनिज्म हो, कि वो ऑक्सीजन लेता हो नॉर्मली,
लेकिन अचानक से उसकी में ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, लैक हो जाए। कैसे लैक होगा, जब आप जो है ज़्यादा ड्रेन करना शुरू कर देंगे ऑक्सीजन का या एनर्जी का, जब आप ज़्यादा ड्रेन करना शुरू कर देंगे तो जितना सफिशियंट ऑक्सीजन या एनर्जी आपकी बॉडी में पहुंचनी चाहिए वो नहीं, जितना ग्लूकोज आपकी बॉडी में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। ऐसे कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर होता है लैक्टोज। क्या होता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, और लैक्टोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है, और लैक्टोज के ब्रेकडाउन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है लैक्टिक एसिड, और एनर्जी का कुछ फायदा होता है। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। बेटा माइक बंद कर लेना, माइक बंद कर दो। कौन है यार, माइक बंद कर दो। कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करिए, कुछ पूछना हो तो आप जरूर माइक ऑन करिए, मुझसे पूछिए यहाँ पे। इसीलिए मैंने गूगल मीट सेशन रखा है, वरना मैं जो है यूट्यूब लाइव रख देता। ठीक है, तो याद इस चीज़ को हमेशा रखिएगा कि इस तरीके से आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में जब आपकी मसल्स के अंदर ये चीज़ होता है। ठीक है, तो मसल्स वाले केस में याद रखिएगा, ईस्ट वाले केस में एनारोबिक है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको देखने को मिलता है, प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और ये एरोबिक केस है। कैसा केस है बेटा, एरोबिक। तो इस चार्ट को या इस डायग्राम को, इस फिगर को आपको 100% पढ़ करके ही जाना है, वरना मत जाना एग्जाम देने। ठीक है, चलो अब अगले वाले क्वेश्चन, अब अगले वाले डायग्राम पे आते हैं। बेटा इसके अंदर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, लेकिन ये नाम सीक्वेंस से याद रखना है। आप अगर माइंड मैप नहीं भी लिए हो तो भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नेसल पासेज होता है जहाँ से एयर अंदर जाती है, फिर फरिंग्स होता है, फरिंग्स इसमें मेंशन किया गया है सबसे बाद, फिर उसके बाद फरिंग्स होता है जहाँ पे एयर पहुँचती है, फिर फरिंग्स के बाद लरिंग्स में एयर पहुँचती है, फिर ट्रैकिया में एयर पहुँचती है, फिर रिंग ऑफ कार्टिलेज का कभी कभी फंक्शन पूछ लेता है। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज जो होता है वो हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएगा, ये उसको एक प्रॉपर फ्रेमिंग प्रोवाइड कराता है, और ये कार्टिलेज का बना होता है, जिसके कारण इसको रिंग ऑफ कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। साथ में यहाँ पे हमारा रिबकेज होता है, रिबकेज के अंदर मौजूद होता है हमारा लंग्स। क्या मौजूद होता है, लंग्स मौजूद होता है। याद रखिएगा रिबकेज के ऐसे ऐसे इस जगह पे एक मसल्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। आपकी किताब में मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन जानते रहो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लंग्स में जब आप आएंगे तो वहां पे लंग्स जहां से अलग होते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उस एरिया को हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब यहाँ से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसा शुरू हो जाता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रोंकाई के बाद फिर ब्रोंकियोल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, और ब्रोंकियोल्स के एकदम टिप पोर्शन के बाद पे आपको मिलेगा क्या, एल्वियोलर सैक मिलेगा। इसको जूम करके यहाँ दिखाया कि भाई सबसे पहले यहाँ पे ब्रोंकाई आएगी, ब्रोंकाई के बाद फिर आपका ब्रोंकियोल्स होंगे। क्या होंगे, ब्रोंकियोल्स होंगे जो डिवाइड कर जाएंगे, और ब्रोंकियोल्स के बिल्कुल छोर पे आपको क्या दिखाई देगा, एल्वियोलाई दिखाई देगा। तो नाम याद रखिएगा बेटा, सबसे पहली तीर जहां पे तुमको दिखी हुई मिली, जान लेना कि वो नोज है, मतलब नेसल फरिंग्स। नोज भी लिख लोगे गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है बेटा फरिंग्स। क्या होता है, फरिंग्स। फिर उसके बाद आपका होता है लैरिंग्स, फिर आपका होता है ट्रैकिया। लैरिंग्स को हम लोग आल्सो साउंड बॉक्स के भी या वोकल बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। जो मेल और फीमेल के अंदर आपको थोड़ा सा शेप में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिससे उनकी पिच में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद होता है आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज, याद रखिएगा। अगला नाम जो आपको आएगा ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, एंड देन उसके बाद आपको जो देखने को मिलता है वो होता है एल्वियोलर सैक। नीचे डॉम शेप का एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को जो मिलता है, ये वाला स्ट्रक्चर, इस एरिया को हम लोग डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम का रोल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला डायग्राम, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आपको पल्मोनरी आर्टरी देखने को मिल रही है। पल्मोनरी आर्टरी, देखिए पल्मोनरी आर्टरी को ब्लू से बताया, जबकि आर्टरी को आप हमेशा याद इसलिए रखिएगा कि भैया आर्टरी जो होती है वो मैंने बताया था कि वो हमेशा आपको रेड दिखेगी, लेकिन पेपर आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलने वाला है। तो आप लोग को याद रखिएगा कि जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लिखा हो, जान लेना वहाँ इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है बेटा क्या, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। क्या होता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड इन द केस ऑफ हार्ट, इन द केस ऑफ हार्ट, इन द केस ऑफ वेसल्स। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे बगल वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो दैट इज अ नोन एज पल्मोनरी वेन्स। हाँ, एक मेरे को अभी एक चीज़ ध्यान आ गया, क्योंकि तुम बच्चों लोग नहीं जुड़े हो। एक दिन मैं एक जो है लेडी का वीडियो देख रहा था, पीडब्ल्यू की लेडी थी शायद वो, तो उनका वीडियो देख रहा था। तो हाँ, ये मैं सोचा अपने बच्चों को ही बताता चलूँ। बात ये होता है, जब आप लोग बोमेन कैप्सूल देखते हो ना बेटा, तो बोमेन कैप्सूल के अंदर अक्सर आपको पता है कि आपकी ब्लड जो आती है, आपकी ब्लड जो है जो आती है फिल्टर होने के लिए,
मैडम कह रही थी कि वो ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। नहीं बेटा, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, और वो वीडियो कई लाख लोगों बच्चों ने देखा हुआ था, तो गलती पढ़ ली होंगे कुछ बच्चे, तो याद रखिएगा वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, उसी समय मैंने उनकी बात को थोड़ा सा पकड़ा था, फिर मैंने वहाँ पे वीडियो एक अपने स्टेटस अपलोड किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि डीऑक्सीजन बेटा वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होती है, क्योंकि अगर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं रहेगी तो बेटा इस नेफ्रॉन को न्यूट्रिशन कौन देगा, इस नेफ्रॉन को ऑक्सीजन कौन देगा, तो इसीलिए वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहती है। याद रखिएगा, हाँ जो जाती है वो डीऑक्सीजनेटेड होती है, लेकिन आने वाली हमेशा ऑक्सीजनेटेड रहेगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये हो सकती है बट ये नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आपकी नॉर्मली ऑक्सीजन भी उसको प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, तो ये हाँ इसके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, यूरिया होती है, बट ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं बेटा, तो पल्मोनरी वेन जो भी वेन में नॉर्मली वेन जो होता है उसके अंदर नॉर्मली इम्प्योर ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी में प्योर ब्लड। तो ये जो डायरेक्ट हार्ट से निकलने वाली जो वेसल है बेटा, उसको हम लोग आयोटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा कहते हैं। उसके बाद में होता है आपका नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है बॉडी के अंदर ब्लड जा रही है, और ये आपका डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, जहां पे एक तरफ ब्लड का एक्सचेंज दिखा रहा है बॉडी के टिश्यू द्वारा, बॉडी के टिश्यू द्वारा, और एक तरफ एक्सचेंज दिखा रहा है कहाँ पे? एक तरफ एक्सचेंज दिखा रहा है लंग्स में। लंग्स में अलग एक्सचेंज है, और वहां यहाँ लंग्स में इम्प्योर ब्लड जा रही है प्योर होने के लिए, और बॉडी में प्योर ब्लड जा रही है इम्प्योर होने के लिए। तो इसको ध्यान में आपको रखना है, ये डायग्राम भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला डायग्राम बेटा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड बस वेसल ही आपको देखने को मिल रही है, दिख रहा है ना आपको? तो इसीलिए आपको डायग्राम कलरफुल इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग जानते रहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखो ये जो ब्लड जा रही है ना बेटा, ये जो ब्लड यहाँ पे सिचुएटेड है, ये सब ब्लड इनको ऑक्सीजन दे रही है। क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन, क्योंकि नेफ्रॉन भी तो सेल से बना हुआ है ना, तो इन सबको ऑक्सीजन चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पे आपका रेनल आर्टरी है बेटा, जो आपकी आर्टरी जा रही है। आर्टरी के अंदर मैंने बताया था प्योर ब्लड होता है पल्मोनरी को छोड़ करके। तो अगर ये बेटा आर्टरी है तो जाहिर तौर पे इसके अंदर प्योर ब्लड ही कैरी करेगी। तो यहाँ पे प्योर ब्लड है, यहाँ पे जहाँ पे ये वेन में कन्वर्ट हो गई वहाँ पे ये इनप्योर हो गई। ठीक है, क्योंकि अब इसने ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जाने के बाद जो ब्लड लौटेगी बेटा, जो ब्लड क्या होगी? लौटेगी बेटा, वो ब्लड जो है आपकी वेन के अंदर आएगी। ठीक है, दैट इज अ बोमेन कैप्सूल। याद रखना है बेटा, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे जो बेटा कैपिलरी होती है, इन कैपिलरी को हम लोग फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी कहते हैं। मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है। बाकी पीसीटी डीसीटी पढ़ने की जरूरत है नहीं, तुम्हारी किताब में उसका जिक्र है ही नहीं। तो बस तुम उसको याद रखना, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्या रखना? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे कोई पीसीटी डीसीटी नहीं लिखने जाएगा बेटा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आप करेक्टिंग डक्ट को याद रखना। तो इस डायग्राम को भी आपको अपने दिमाग में बना कर रखना है। ये चैप्टर डायग्राम से भरा हुआ था, तो मैंने आपको बताया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ये तो सभी लोगों को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम के सारे नाम याद रखने हैं। बस जितना नाम है उतना ही याद रखना है, जो डायग्राम है वही याद रखना है। दूसरा तीसरा कुछ याद नहीं रखना है। कोई रेफरेंस बुक कैरी नहीं करनी है, कोई रेफरेंस बुक लास्ट टाइम आपको यूज नहीं करनी है। बात याद रख लो बेटा, रेफरेंसेस आप यूज करो फॉर द क्वेश्चन पर्पसेस, पढ़ने के पर्पज से एनसीईआरटी की ही लाइन आप एग्जिस्ट करिए भाई साहब। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको बस जानना ही है भाई। यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया बताया हुआ है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी दूसरे सेल का, मतलब ये आपका है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है बेटा। ठीक है, याद रखिएगा कि ये हमारा है बेटा। एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया भाई? हाँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। अब ये वाला जो न्यूरॉन आप देख रहे हो बेटा, ये न्यूरॉन है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये वाला न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक, और ये वाला क्या है? पोस्ट सिनेप्टिक। ये वाला क्या है? पोस्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया भाई, जो दूसरी न्यूरॉन की जो सेल है वो सेल होगी, तो उसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही होगा। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो जा रही है बेटा वो ट्रांसफर हो रही है। इस जंक्शन को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को ही हम लोग पूरा सिनेप्स कहेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे जुड़ेंगे, दैट इज अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट। याद रखिएगा इसको, जो जगह है सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इतना सब आपकी किताब में नहीं बताया गया है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी मसल्स है जहाँ पे कैपिलरीज होती है, मसल फाइबर है, नाम याद रखिएगा। और वो जंक्शन है जहाँ से वो चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं। बाकी न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह आप जानते रहो, ये सब जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को एक नेफ्रॉन से दूसरे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये डायग्राम रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हॉट ऑब्जेक्ट से आप जलेंगे। याद रखिएगा, जो इफेक्टर होता है, इफेक्टर वो इंफॉर्मेशन को लाता है, मतलब वो बॉडी के इंफॉर्मेशन को ले रहा है,
और ये जो है जो यहाँ पे होता है बेटा उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? सेंसरी। सेंसरी मतलब वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन या स्टिमुलस को कैरी कर रहा है, उसे पहुंचा रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी का केस है तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसमिट होगा आपके स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटर न्यूरॉन है वहाँ से होते होते ये कहाँ पे आ जाएगा, ये मोटर न्यूरॉन से होते हुए आ जाएगा आपकी मसल में, ताकि आपकी मसल्स एक्टिविटी परफॉर्म करे। ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ब्रेन तक ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन हाँ नो डाउट बाद में ये ब्रेन तक जो है वो ट्रांसमिट की जाती है। तो इसके भी नाम को याद रखना बेटा, जो जो नीचे वाला वेसल आप जो नीचे वाला न्यूरॉन दिखे जान लेना वो मोटर न्यूरॉन है, और जहाँ पे जाने वाला तीर लगा हो जान लेना वो सेंसरी न्यूरॉन है। आने वाला मोटर न्यूरॉन, जाने वाला सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, मतलब अगर एरो ऊपर है तो सेंसरी, नीचे है तो मोटर। याद रखिएगा। अब मैं इतना नहीं बोलूंगा वरना बोर्ड ने एग्जाम ने कहीं पलटा पलटी कर दिया तो मेरे ही दिक्कत आएगी। रिले न्यूरॉन वो एरिया होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करके किसी दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, दैट्स इट, इसको ध्यान में रखना है। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में याद रखिएगा। सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेरिबेलम ही बुझो छोड़ दो, ये जितना भी पार्ट आप हिंड ब्रेन का देख रहे हो इसका मेन काम होता है इनवॉलेंट्री एक्शन को कैरी करना। मिड ब्रेन का भी काम इनवॉलेंट्री एक्शन को कैरी करना होता है। वहीं पे अगर हम सेरिब्रम की बात करें जो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम हो गया बेटा, याद रखिएगा, सेरिब्रम हो गया आपका, एक मिनट, हाँ, सेरिब्रम हो गया और हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, ये सब वो रीजन है, ये सब वो रीजन है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और थैलेमस, ये वो रीजन है जहां पे इंफॉर्मेशन वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करने के लिए आती है। हाइपोथैलेमस रीजन हार्मोनल एक्शन के लिए जरूरी होता है। किसी को पूछना है, किसी कोई डाउट है बेटा, क्वेश्चन में पूछ सकता है, कोई डाउट है? बोल लो भाई, बोल दो, बोल दो, बोल दो, डरो मत, डरो मत, डरो, डरना नहीं है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? अरे बोल दो यार, अरे बोल ही दो। आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, ले है, सब डर रहे हैं यार। अरे बड़ी जल्दी ज्वाइन कर ली मैंने बेटा, 10 बजे नहीं बोला था मैंने, जो है 9 बजे बोला था, तुम लोग मैसेज भी नहीं किए सर क्लास हो जाएगी। चलो ठीक, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ज्वाइन कर ली, थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिए, कोई बात नहीं। तो मैंने बताया ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो अभी मैं देखूंगा अगर सब कुछ सही होगा तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो ये आपका हाइपोथैलेमस ब्रेन वाला पोर्शन याद करके रखना, ठीक है। और ये वाला डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक मेल है और एक फीमेल का जो है वो सिस्टम आपको दिया गया है। तो यहाँ पे मेल, बाकी सब कुछ तो कॉमन ही दिख रहा है मुझे, बाकी सब कोई में अंतर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ जो अंतर है वो केवल है टेस्टिस और यूट्रस और ओवरी के अंदर। तो ये टेस्टिस, यूट्रस और ओवरी, अब ये तुमसे पूछ सकता है कि फीमेल के अंदर ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मेल के अंदर नहीं है, तो आपको ये वाले बता देना भाई कि मेल के पास में टेस्टिस होता है और फीमेल के पास में यूट्रस और ओवरी आपको देखने को मिलता है। बाकी मेमोरी ग्लैंड यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लग रहा है ये गधा है इसीलिए नहीं मेंशन किया है, बट मेमोरी ग्लैंड इज आल्सो अ ग्लैंड जो हमें फीमेल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। बाकी मैंने ग्लैंड के फंक्शन आपको बताया है, पीनियल ग्लैंड जो हमारे बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी को ऑपरेट करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है, और पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड के जस्ट पीछे की तरफ होता है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज करता है, थाइमस ग्लैंड जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हार्मोन्स रिलीज करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। समय के साथ, बढ़ती उम्र के साथ में लोगों के अंदर इसका कंसंट्रेशन कम होता जाता है, जिसके कारण जो है लोगों की इम्यूनिटी कम होती जाती है। एड्रिनल ग्लैंड जहाँ पे आपको स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं आपके एड्रेनालिन वगैरह रिलीज किए जाते हैं, जो आपके हार्ट बीट को बढ़ाने घटाने का काम करता है, दैट इज आल्सो नोन एज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स। पैनक्रियाज जो होता है वो दोनों तरह से काम करता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरह से काम करेगा। एंडोक्राइन के अंदर ये रिलीज करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दैट्स इट। तो इसको भी डायग्राम को याद करके रखना है। ये वाला डायग्राम आ जाता है तो आपको पहले समझ लेना भाई बात की जा रही है यहाँ पे बडिंग की। क्या करेगा, डायग्राम ला करके यहाँ पे ए लिख देगा, यहाँ पे बी लिख देगा, आपको बताने के लिए बोल देगा। तो ये भी डायग्राम याद रखिएगा, ये दिखाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका रिप्रोडक्शन? बडिंग का। अगला ये तो भाई है, ये तो मतलब महान डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम को भी याद रखना है बेटा कि ये जो ऊपर का रीजन आप देख रहे हो इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, जहाँ पे पॉलन लैंड करता है। फिर यहाँ पे बनी हुई है आपकी स्टिग्मा या पॉलन ट्यूब जो बनी हुई है, इस एरिया को हम लोग स्टाइल कहते हैं। स्टाइल से होते हुए आपकी जो पॉलन ट्यूब है वो पहुंचती है एग के पास में, जर्म सेल एग के पास में, फीमेल जर्म सेल के पास में। यहाँ पे बोर्ड अगर 12th होता तो इन सब का मेंशन होता नाम, लेकिन 12th है नहीं, 11th है, तो इन सब सेल का नाम मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एग वगैरह का नाम याद रखना है, फीमेल जर्म सेल, ओवरी, पॉलन ट्यूब, मेल जर्म सेल्स, पॉलन स्टिग्मा याद रखना, ठीक है। अगला डायग्राम बेटा जर्मिनेशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। ये है आपका कॉटिलिडन। कॉटिलिडन का काम होता है बेटा फूड को स्टोर करना, ताकि जब भी आपका प्लांट जब जर्मिनेट करेगा ना, तो भैया भी तो इसके पास लीफ वगैरह मौजूद तो है नहीं, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा,
तो इसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? कॉटिलेडन करता है। कौन करता है बेटा? कॉटिलेडन करता है। और इसके टिप जो पोर्शन होता है यहाँ पे जो मौजूद है वो है आपका प्लीम्यूल। क्या कहते हैं? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल का काम होता है शूट बनाना। क्या होता है बेटा? शूट बनाना, फ्यूचर शूट। और रेडिकल जो सबसे पहले बनता है, अगर कोई तुमसे पूछे सबसे पहले क्या बनता है तो आप हमेशा क्या बताओगे? सबसे पहले बनता है रेडिकल, जो कि रूट बना। जैसे कोई भी सीड जर्मिनेट होते है तो सबसे पहले नीचे की तरफ वो आता है, ठीक है। और जब नीचे की तरफ रेडिकल बनता है तब ये ऊपर धीरे धीरे प्लीम्यूल बनता है और फिर ये ऊपर जाता है, इस तरीके से ऊपर जाकर खुल जाएगा एंड दैट इज नोन एज प्लीम्यूल बन के तैयार हो जाएगा। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका कोई रोल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यूरिनरी ब्लैडर और जहाँ पे हमारा जो ये वाला है वैस डिफरेंसेस, देखो ये वैस डिफरेंसेस लेके जा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो लेके जा रहा हूँ ना, ये देखो जैसे ये सेमिनल वेसिकल से मिला, अब यहाँ से इसका पासेस क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ट्रैक क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद से ट्रैक जो होता है बिल्कुल सेम हो जाता है। तो याद रखिएगा बेटा, इस एरिया को हम लोग कहते हैं यूरेटर। यूरेटर का काम होता है यूरिन को लाना, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस का काम होता है एपिडिडाइमिस से स्पर्म को कलेक्ट करना, उसको कहाँ पहुंचाना? वेस्ट डिफरेंस में, ठीक। टेस्टिस जहाँ पे आपका स्पर्म बनेगा, ओके। फिर टेस्टिस, फिर वेस्ट डिफरेंस, देन आपका हो जाएगा सेमिनल वेसिकल, जहाँ पे सेमिनल वेसिकल का फंक्शन मैंने क्या बताया था? कोई बच्चा मुझे बताए, माइक ऑन करके बताए सेमिनल वेसिकल का फंक्शन, जल्दी बताओ खटाखट। कौन बता रहा है भाई? बताओ यार, तुम लोग यार बता नहीं रहे हो, अभी ऐसे मजा नहीं आएगा। बताओ कौन बता रहा है? अरे ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, तुम लोग बोलो। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन बताओ बेटा। नहीं बता? सेमिनल फ्लूइड प्रोवाइड करता है। अच्छा ठीक है। सेमिनल वेसिकल जो है वो एक फ्रक्टोज जो है वो देने का काम करता है तुम्हारे जो स्पर्म होता है उसको, ताकि वो उसके पास में एनर्जी वगैरह जो है वो नरिशमेंट वगैरह उसकी जो है वो होती रहे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तुम्हारे जो फ्रक्टोज देने का काम करता है सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो पीएच को मेंटेन करता है इनसाइड द वेजाइना, ताकि जो है आपका स्पर्म सुरक्षित रहे, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है। एंड बेटा यहाँ पे फिर अगला ग्लैंड होती है वो मेंशन नहीं यहाँ पे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम होता है आपके सीमन को लुब्रिकेट करना या इस तरह का, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। स्पर्म जो बाहर इजैकुलेट होता है बेटा वो यूरेथ्रा के थ्रू होता है, तो उसको कभी भी पेनिस मत लिखिएगा। पेनिस इज अ मीडियम जिसके थ्रू कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन जो स्पर्म बाहर निकलता है वो यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। तो स्पर्म को इजैकुलेट करने वाला रास्ता यूरेथ्रा, नॉट पेनिस। बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा वेजाइना, सर्विक्स, सर्विक्स जिसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं, यूट्रस जहाँ पे आपका बेबी बनता है, जहाँ पे प्लेसेंटा बनती है, ये भी ध्यान में रखिएगा बेटा। यही एरिया होता है जहाँ पे प्लेसेंटा बनती है। प्लेसेंटा बनता है आपका एम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे आपके बच्चे का होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड से हमेशा न्यूट्रिशन अंदर जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट बच्चे से माँ के अंदर आता है, ठीक है। यू ओवरी जहाँ पे आपका ओवम बनता है, दैट इज यू ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलर रीजन होता है जहाँ पे मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन चांसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये फैलोपियन ट्यूब है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये डायग्राम से भी याद रखिएगा। अब ये दो डायग्राम बहुत ज़्यादा आते जाते रहते बेटा, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना। ये दोनों डायग्राम में मैंने यहाँ पे क्यों रखा, ये दोनों डायग्राम में बेटा इसलिए रखा क्योंकि ये दो टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो टॉपिक को एक्सप्लेन करें, बगल वाला जो आप डायग्राम देखिए ये यूनि डायरेक्शनल है। इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये यूनि डायरेक्शनल है। क्या है? यूनि डायरेक्शनल। तो जो यूनि डायरेक्शनल होता है वो होता है क्या? फूड चेन। क्या होता है बेटा? फूड चेन होता है। जबकि वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक ही प्लांट को कई लोग खा रहे हैं, एक ही प्लांट को कई लोग खा रहे हैं। फ्रॉग भी खा रहा है, कीड़ा भी खा रहा है, ये चूहा भी खा रहा है। तो जब इस तरीके से एक ही चीज को कई लोग खाने वाले और एक खाने वाले कई लोग और खाने वाले, अब ये फ्रॉग को केवल एक नहीं खा रहा है, केवल सांप नहीं खा रहा है, इसको जो ये देखो सारस भी खा ले रही है। तो इस तरीके से जब एक चीज को एक चीज के ऊपर कई जो है आपको होस्ट देखने को मिले, कई खाने वाले देखने को मिले, तो जान लेना बेटा वो है फूड वेव। क्या है? फूड वेव है। और जब बिल्कुल एक डायरेक्शन में हो, सीधी डायरेक्शन में, तो जान लेना वो क्या है? आपका फूड चेन है। तो ये भी डायग्राम आपको याद में रखना है, भूलना नहीं है। एंड ये इसका क्रम सीक्वेंस आपको याद करना है। सभी जो भी बच्चे बिल्कुल एकदम निल हैं वो इन सब चीज़ों को जरूर याद रखेंगे बेटा। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या, टर्शियरी, ये सब आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट। तो ये रहा डायग्राम का वीडियो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ OMR सीट को कैसे फिल करना है। तो बने रहिएगा, जाइएगा रहिए। लास्ट में हम लोग मेंशन करके सेशन को खत्म करते हैं। OMR सीट को कैसे फिल करना है, एक सेकंड को टीचर ग्रुप में हमारे होगा। यदि यार कैसे सर्च मारते हैं, यहाँ सर्च मारते हैं। अच्छा देखो OMR ये तो अभी का मैसेज आ गया है। अच्छा इसमें AI वाला नहीं काम करता क्या? काम तो करता है शायद। फाइल वगैरह कहाँ सर्च मारी जाती है?
इसमें कैसे ये मेटा या यहाँ पे तो है, तो यार ये है तो कंटिन्यू मेटा या, अच्छा अरे तो मेटा या इसमें जो है पूरा डॉक्यूमेंट मार देगा। रुको तो हम इसमें सर्च कर लेते हैं, टीचर ग्रुप में ऊपर पड़ा होगा ये तो। आज सब लोग लाइव क्लास लिए हुए हैं दंदना के एकदम है। ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे OMR सीट को कैसे लोग, सबको दिख रहा है डिस्प्ले पे, सब लोग को डिस्प्ले पे दिख रहा है बेटा? एवं मुझे क्लियर कर दीजिए, सभी को दिख रहा है? अरे भाई कोई माइक ओपन कर बोल दो यार, तुम लोग यार भाव बहुत खाते हो भाई। दिख रहा है? यस सर, हाँ दिख रहा है सर, ठीक ठीक ठीक। दिख रहा है। ओके ओके ओके। तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले एक OMR सीट आपको जो भरना है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले विषय वगैरह जो भी आपका पेपर रहेगा वो भर दीजिएगा। जैसे मान लो आपका पेपर है साइंस का, तो आप यहाँ पे साइंस भर दीजिए। ठीक है, परीक्षा का दिन एवं तिथि भर दो। जैसे आज की डेट है मंडे, मान लो आज है मंडे, मंडे सॉरी आज क्या है यार, आज ट्यूसडे है, सॉरी आज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे भर दो। फिर दिनांक तारीख वगैरह भर दो। उत्तर देने का माध्यम इंग्लिश भरना बेटा, क्या भरना? इंग्लिश भरना। इंग्लिश मतलब हिंदी पेपर में इंग्लिश मत भर देना, ठीक है। प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड, आपको जो भी पेपर मिलेगा वहाँ पे कोड दिया होगा, वो कोड यहाँ पे आपको फिल कर देना है जो भी मिलेगा। अगर आपने कोई बी कॉपी लिया है, अगर आप कोई बी कॉपी ले रहे हैं तो यहाँ पे उसका नंबर लिखेगा कि आपने कितनी बी कॉपी ली हुई है। 1 कॉपी लिया हुआ है, 2 कॉपी लिया हुआ है, 3 कॉपी, ये सब भी आपको भर देना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई पहले कॉलम में। यहाँ पे बच्चे गलती नहीं करते, यहाँ पे गलती करिएगा भी नहीं, बहुत मार खाओगे जान लो, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती नहीं करते। अब इस सब चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं, ये सब चीज़ें आपको छोड़ देना। अब इधर आना, जो बच्चे गलती करते बेटा वो करते हैं इस वाले रीजन में। अब ऐसे यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे किसी ने आपसे बोला कि सर मुझे अपना नाम लिखना है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर में बेटा, कैपिटल लेटर में लिखना है, नंबर 1 कैपिटल लेटर में। नंबर 2, अगर आपके नाम और सरनेम के बीच में जैसे अंकित मिश्रा, तो अंकित और मिश्रा को अलग अलग लिखेंगे। कैसे? देखो जैसे मैंने लिखा ANKIT, अंकित हो गया। अब एक कॉलम छोड़ देंगे, मिश्रा, ठीक है, मिश्रा मिश्रा मिश्रा, ठीक है, मिश्रा। अब मान लो कोई आदमी तुमसे कहेगा कि सर मेरा नाम है राम बहादुर सिंह, क्या? राम बहादुर सिंह। तो राम, फिर एक कॉलम छोड़ के बहादुर, फिर एक कॉलम छोड़ के सिंह, इस तरीके से। समझ में आया ना? राम बहादुर एक साथ तो लिखा नहीं जा सकता, रामा बहादुर ऐसे, फिर वो रामा बहादुर हो जाएगा, पता नहीं कैसे फिर लिखेगा। तो राम बहादुर सिंह में राम बहादुर सिंह, ऐसे एक कॉलम आपको छोड़ के लिखना है, ठीक है, जब भी आपका नाम आएगा। तो इसको नंबर 1 ध्यान में रखना। तो अंकित लिखने के बाद सारे वर्ड कैपिटल में होने चाहिए, बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। अब इसको गोला भरना बहुत जरूरी है, याद रखिए। आपको गोला भरने के लिए पूरा अच्छी तरह से फिल करना है। जैसे मेरा नाम है अंकित, तो यहाँ पे ए वाला गोला भरूंगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, एक ही वाले में अंकित पूरा भर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ए वाले के सामने ए का, फिर एन वाला यहाँ ढूंढो, एन कहाँ है, यहाँ एन है, तो ये एन यहाँ भर दोगे, ठीक है। ये हो गया ए एन की जगह। फिर पूरा भरना है, मैं पूरा नहीं भर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है, आपको पूरा भरना है। फिर ये के यहाँ पे आप भर दिए के भाई, ठीक है, आप यहाँ पे के ला के रख दिए। एक ही कॉलम में नहीं, कॉलम अलग अलग रहेगा बेटा। फिर आई ढूंढो, इसमें आई का ये रहा आई, तो आई भर दो, ठीक है। फिर टी ढूंढो, टी, तो नीचे टी रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो है क्रम सीक्वेंस को बेटा याद में रख करके आपको भरना है, ठीक है। ये नहीं गलतियां नहीं कर देना यार, जान लेना, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। इस वाले में तो बिल्कुल दिक्कत मत करना, क्योंकि ये बेटा चलता है आपके कंप्यूटर पे, ये वाली कॉपी। ये जो बारकोड वाले टाइप के होते हैं ना, ये यहाँ पे देखो, ये अब हम लोग टी पे आ गए, तो टी यहाँ पे आपको मेंशन है, टी आपने यहाँ भर दिया। तो ये है बेटा अंकित, क्या है, ये है अंकित, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर आपको अच्छी लगेगी, समझ में जाए। मिश्रा में भी आपको सेम चीज़ें ही अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो एक कॉलम, अब इस वाले कॉलम को में कुछ नहीं भरना है, जिस कॉलम के ऊपर आपका अल्फाबेट है उसी को भरना है। MISH कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा नाम भर देना, ठीक है। आरिस वगैरह तो बहुत छोटा नाम है, तो बहुत मजा ही आ जाएगा उसको भरने में। पूजा बहुत छोटा नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रोल नंबर पे आइए। रोल नंबर पे आइए, रोल नंबर जब आप भरेंगे, मान लीजिए पहले आप रोल नंबर काउंट कर लीजिए बेटा, पहले रोल नंबर काउंट कर लेना है आपको कि रोल नंबर कितने वर्ड का है। मान लो रोल नंबर किसी बच्चे का 1 2 3 4 5 6 में खत्म हो जा रहा है, तो वहां टीचर से डिस्कस कर लीजिए कि सर हमको लास्ट वाला कॉलम छोड़ना है या फिर पहले वाला कॉलम छोड़ना है। जनरली पहले वाला कॉलम आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन एक बार अपने एग्जामिनेशन हॉल में टीचर से डिस्कस करने के बाद में, ठीक है। तो क्योंकि उसकी क्या मर्जी, वो लास्ट वाला छुड़ाएगा पहले छुड़ाएगा, देख लेना। लेकिन अगर एक बार आपका डिजिट पूरा हो गया है कि भाई 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 पूरा डिजिट क्लियर हो गया है, तब देन आपको वहां पे 7 डिजिट का पूरा रोल नंबर भरना है। ठीक है, 6 का मिलता है तो 6 से शुरू करोगे, यहाँ शुरू करोगे, और 6 से नहीं मिलता तो आप यहाँ शुरू करोगे। नेक्स्ट विषय पे आ जाते बेटा। विषय कोड, विषय कोड आपको मेंशन होगा, पहले ही मेंशन होगा। जैसे मेरा विषय कोड जो है बायो का आता है, उसका लिख के आता है 044 लिख के आता है। ये हाई स्कूल का नहीं, ये इंटर का है, मैं इंटर का बता दिया हूँ आपको। तो ये विषय कोड होता है। उसी तरह से इसमें भी आप डॉट बनाएंगे, 4 की जगह 4 को डॉट बनाएंगे, इस 4 की जगह इस 4 को, इस जगह 0 का डॉट ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपका डॉट वाला। सेंटर नंबर आपको पहले ये लॉट किया जाएगा, 4 ही डिजिट का होगा, याद रख लेना। 3 डिजिट का हुआ तो आगे वाले में 0 बनाना, बाकी 4 डिजिट को पूरा लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह। और जितना भी नंबर आप लिखते जाएंगे बेटा, उसके नीचे उतना गोला भी आप बनाते जाए। उतना गोला मतलब वही वाला गोला भरेंगे जो नंबर आप हैं। जैसे यहाँ पे आपने 2 लिखा तो 2 वाले को भरेंगे, यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 1 वाले को भरेंगे, यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे 3 वाले को भरेंगे। इस तरीके, ये नहीं एक ही कॉलम में पूरा रोल नंबर भर डालें, ऐसा गलती मत करना, बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, फिर व्हाइटनर भी नहीं लगता इस पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वाले जगह पे, इस वाले जगह पे आपको अनुक्रमांक जो अभी तक आपने भरा हुआ है वो आपको नंबर में भरना पड़ता है। किसमें भरना? नंबर में। अब नंबर में क्या है कि जनरली आपको 1000 करके भरवाया जाता है, लेकिन ये भी मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा वहां के भाई, नहीं तो पता चला मेरे आगे आकर के बमक जाओ। ठीक है, तो कहीं कहीं पे 1000 वर्ड यूज करते, कहीं जैसे मान लो मेरा रोल नंबर है 2 1 3 4 5। ठीक है, अब मेरा रोल नंबर ये है तो इसको मैं ऐसे लिख दे, बहुत बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं 2 1 3 4 5। ठीक, ये क्रम भी कई लोग एडमायर करते हैं, कई लोग बताते हैं, और कई लोग बताते हैं भैया आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन 21,345। तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिखिएगा 21,345 ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा ऐसे ही लिखना है। फादर का नाम फिर मेंशन करना है, फादर का नाम आपके जो भी होगा, जैसे फादर का नाम है मेरे प्रांजल, तो यहाँ पे अपने प्रांजल, फिर मिश्रा कैपिटल में लिखो, ज़्यादा बेहतर है, टिटिमस दूर ही रहोगे तो कैपिटल में ही लिख लेना प्रांजल मिश्रा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर में आप कोशिश करिए कि आप अपना पूरा नाम ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चे हो, अभी आपके हस्ताक्षर का इतना कोई वैल्यू है नहीं, तो आप अपना पूरा नाम लिखिए। ठीक है, आप पूरा नाम लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, बहुत बढ़िया होता है, कापी रूपी ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है ना। मान लो तुमने कोई डिटेल फिल नहीं किया, अपना नाम उम नहीं फिल किया, कुछ गलती हो गई, तो टीचर को यहाँ पे ढूंढने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, आपकी कॉपी वगैरह, आपकी सिग्नेचर वगैरह को करोगे ऐसा, तो वो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ जो है बेटा वो मानी जाती है। ठीक है, यार ये रुको यार, लोग इतना देर में कौन आता है भाई, है? तो ये चीज़ आपको फिर यहाँ पे, अब आपको बेटा उसके सिवाय आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ को टच नहीं करना है, दैट्स इट। कॉपी आपका इस तरीके से पूरा फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से आपको काम में लेना है, तो इसी तरीके से। क्या इसमें किसी कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है बेटा बता दो हमको, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना। सर सर हमको है। हाँ बोलो बोलो। सर हाँ सर एडमिट कार्ड को साथ में ले जा सकते हैं एग्जाम हॉल में? एडमिट कार्ड साथ में ही जाता है। आप सभी बच्चों को मैं एक बात मतलब सर बोल, हाँ एक मिनट माइक ऑफ कर लीजिए, तो मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझा देता हूँ आपको। देखिए बेटा, पहली चीज, बहुत बच्चे गलतियां कर रहे हैं एडमिट कार्ड को, मतलब एक एडमिट कार्ड आप अपने पास रखेंगे ही रखेंगे, एडमिट कार्ड और एक गवर्नमेंट आईडी, मतलब आपका आधार कार्ड वगैरह, ये आपके पास होना मस्ट है, याद रखिएगा बेटा। एक आधार कार्ड आपको और एक आपको ये क्या बोलते हैं ये एडमिट कार्ड अपना। हाँ बेटा बोलो बोलो बेटा आरिस। तो ये दो चीजें बहुत ज़रूरी अपने साथ कैरी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई मदद नहीं करता और बहुत छीछा लेदर हो जाती है, नाम खराब होता है स्कूल का कि यहाँ के बच्चे भूल गए ऐसा करना। नंबर दूसरी चीज़, दूसरे स्कूल के बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, इफ्को में क्या नहीं करते हैं, बुलेट में साइलेंसर में पटाखा लगा के आते हैं क्या, उनके साथ नहीं टहलना है। वहाँ के गार्ड स्ट्रिक्ट हैं, सीधे थप्पड़ खींच के मार देंगे, वहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप शांति और सुकून से जाइए, पेपर दीजिए एकदम अच्छे से, क्योंकि हेलो आप सर। हाँ बोलो बोलो। सर स्कूल की गाड़ी जाएगी? हाँ स्कूल की गाड़ी जाएगी? स्कूल की गाड़ी का पैसा दोगे तो स्कूल की गाड़ी से जाओगे, स्कूल गाड़ी यस का। सर दिए। हाँ तो फिर स्कूल गाड़ी जाएगी, स्कूल के पैसा दियो तो फिर गाड़ी जाएगी, पैसा दो गाड़ी जाएगी। ठीक है, स्कूल गाड़ी ओके सर। जाएगी, स्कूल गाड़ी जाएगी और कोई बहुत नहीं। हाँ इस समय का जो मेन चीज़ है बेटा वो यही है, तुम लोग के लिए प्रॉपर सजेशन है, बढ़िया है। देखो थोड़ी बात मेरी बुरी और कड़वी लगेगी, लेकिन हाई स्कूल में बेटा लोग फेल आजकल नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोग इसके परसेंटेज से प्रभाव भी नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप बेटा तुम्हारे ऊपर तभी भरोसा करेंगे
जब तुम उनको अपना रिजल्ट दिखाओगे। वरना जान लो तुम उनसे बोलने गए तुम्हारा परसेंटेज आया 56%, 55%। अब माता पिता बोलने गए हमको करना है आईआईटी, हमको करना है नीट। पहली चीज तुम आईआईटी कर ही नहीं पाओगे। तुमको मैथ ही पता चला मैथ में कम नंबर आ गया तो वो दिक्कत है ना। तो इसीलिए याद रखो कि सपने देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को पूरा करने के पहले का एक सीढ़ी चढ़ा जाता है। जैसे वो एक लड़की थी 12th क्लास में, उसका नाम था श्रेया। मैं तुमको एक एग्जांपल तो बता रहा हूँ। उसने कहा कि सर हम ला देंगे, हमको आईआईटी करनी है, हम आईआईटी ही करेंगे चाहे जो हो जाए। बोर्ड एग्जाम में मेहनत नहीं करोगे, मैथ्स की थी वो, बोर्ड एग्जाम में मेहनत नहीं किया, कितना परसेंट आया था? 67 या 8% आया था। और कैन यू गेस, और आईआईटी के डालने के लिए भाई तुमको 70 ऊपर परसेंटेज चाहिए ही चाहिए। नहीं नहीं, अप्लीकेबल ही नहीं थी वो, योग्य नहीं थी उसको देने के लिए, नहीं कर पाई ना। तो ये कहने का मतलब है कि परसेंटेज की वैल्यू नहीं है ये एजुकेशन सिस्टम में, वो उनके लिए होता है। कहने का मतलब उनके लिए होता है जिनके अंदर दूसरी प्रतिभा हो। दूसरी प्रतिभा का मतलब समझते हो ना? दूसरी प्रतिभा का मतलब होता है तुमको एक्टिंग आती हो, तुमको फोटोग्राफी आती हो, तुम्हें डांसिंग आती हो, तुम्हें कुछ और आता हो, वो करना हो तो भाई करो। वो मैं भी कहता हूँ, फिर उस पर फिर एकदम फोकस होकर करो। तुम जो भी काम दूसरा करो, लेकिन अभी अगर एग्जामिनेशन है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ाई करो। अभी सोशल मीडिया को जितना कम कर सको कम कर लो, जितना भी कम कर सको, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से बचो। हाँ रवि बताओ बेटा। लगाया सूर्य तल को। बोलो। हाँ बताओ बताओ, रेज हैंड करो, बताओ। राज राज बताओ बेटा, क्या नाम है इसका? आकाश। सर। हाँ सर जैसे ओएमआर में फादर का नेम है, वो आधार कार्ड पे जो है वो नेम लिखना है या फिर सिर्फ नेम लिखना है? आधार कार्ड पे नेम बहुत बड़ा है मेरे पापा का। कितना बड़ा है, नाम बताओ। अरे सुधाकर प्रसाद कृष्णालाल शर्मा, काफी बड़ा नाम है उतना आ मतलब। जाएगा, उतना आ जाएगा बेटा, उतना आ जाएगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। आधार ठीक का है सर, ठीक। आधार कार्ड वाला ही नाम आप लोग मेंशन करिएगा। जो भी गवर्नमेंट आईडी, हमेशा याद रखिए कि आज आपके पास में जो भी गवर्नमेंट आईडी है, ये केवल यही नहीं, ये तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाना वो गवर्नमेंट आईडी का ही है बेटा, ठीक है। और तुम्हें एक ही अपने हमेशा अगर मैं आधार पे बने रहो। जब आधार में कोई चेंज कराओ तो जाकर के आप कोई तुमको कहीं पे आप एड्रेस फिल कर रहे हो तो वो आधार की एड्रेस फिल करो। हाँ फ्लिपकार्ट की शॉपिंग करनी है वहाँ एक बात अलग है, वहाँ मत आधार, जरूरी नहीं आधार का यूज़ करो। लेकिन हाँ जहाँ पे भी आप गवर्नमेंट जैसा काम कर रहे हो, सीबीएसई का काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, मान लो कभी बाई चांस तुम्हारी कॉपी खो गई या किसी फादर से तुम्हारा फादर का नाम मैच कर गया इस तरह से, तो वहाँ पे आधार का नाम बड़ा वैल्यू करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए तुम ठीक आधार है। वाला ही यूज़ करो, तुमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए, मेहनत करिए, कुछ ही दिन और बचा हुआ है बेटा, मन लगा करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, और पढ़ते रहो, दूसरों को भी पढ़ाते रहो, हैं। हाँ और पूछो पूछो बेटा। कह रहा हूँ कि सर मेरा आधार कार्ड वगैरह पुणे में है और एड्रेस भी पुणे का ही है। तो निकलवा लो ना, एक आधार तो निकल ही जाएगा, आधार कहीं पे भी निकल जाएगा, अपना आधार नंबर देके निकलवा लो एक आधार। मतलब एड्रेस चल जाएगा ना? हाँ एड्रेस एड्रेस नहीं पूछता है यार, इसमें एड्रेस एड्रेस से कुछ ही मतलब नहीं है। तुम्हारा ठीक है, नाम हो, ठीक है। तुम्हारी फोटो लगी हो, बस काम खत्म, ठीक है। तुम्हारा नाम, ठीक है तुम्हारी फोटो इनफ। ठीक एक गवर्नमेंट आईडी कोई भी तुम रख के जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक गवर्नमेंट। क्योंकि अब इसके बाद क्या, तुमको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तुम्हारे पास एक गवर्नमेंट आईडी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ही हो जाता है बाद में। लेकिन अभी तो हाई स्कूल है नहीं तो सर्टिफिकेट तो ऐसे मिलेगा नहीं, तो इसीलिए बता रहे हैं अभी तुम्हारी गवर्नमेंट आईडी आधार ही है। अब तुम्हारा जब अपार आईडी बन जाएगा तब ये भी टेंशन दूर हो जाएगी। अपार आईडी बनने के बाद वो एक वो क्या बोलते हैं, एक बच्चे का ही पूरा का पूरा वो आईडी बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। चलो मेहनत करो। देखो ठीक। शायद और कोई क्लासेस आपकी है नहीं, 10th क्लास के लिए बोला नहीं गया था, 10th और 12th के लिए ये मैंने ज़बरदस्ती रख लिया था। कुछ चीज़ें था, मैं वीडियो बनाने वाला था डायग्राम के ऊपर, लेकिन मैंने कहा चलो इसी बहाने दोनों काम हो जाएगा। ठीक है चलो चलते हैं बाबा, जो है बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, है पढ़ाई करो।